हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय श्री राम। होप आप सब अच्छे होंगे। और कल हमारी फर्स्ट क्लास हो गई है। आपने इतना प्यार दिया, स्नेह दिया अपना, इतने लाइक्स दिए और कमेंट्स भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने डाले। प्लस इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल पे भी आप सबके इतने सारे मैसेज आए। तो आप सबको मैं अपने तहे दिल से थैंक्स बोलना चाहूँगा कि फ़र्स्ट क्लास में ही आपने इतना प्यार मुझे दिया और इतना स्नेह दिया। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, जो अच्छा टीचर होता है ना, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए संघर्ष करता है, उसके लिए यही अप्रिसिएशन होता है कि आप उसके लिए कमेंट्स लिख रहे हैं, आप उसको लाइक्स दे रहे हैं। कई बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए मेरी वीडियोस पे। तो यह देख करके टीचर की एनर्जी जो होती है वो डबल हो जाती है। टीचर फिर और मेहनत करता है कि मैं अपने बच्चों को, उनका जो फ्यूचर गोल है, जो उन्होंने देश की सेवा करने के लिए एक गोल बनाया अपना, आर्मी में जाकर, नेवी, एयरफोर्स में जाकर के देश की सेवा करनी है, उस गोल को अचीव कराने के लिए हम भी अब आपके साथ दिन रात मेहनत करने वाले हैं। बच्चों, अगर आप 5 घंटे पढ़ते हैं ना, तो आपको जो टीचर्स होते हैं ना, आपको पढ़ाने के लिए उनको 10 घंटे पढ़ना पड़ता है। ये स्ट्रेटेजी बना करके टीचर चलते हैं। जो अच्छे टीचर्स हैं वो आपके दुगनी मेहनत करने के लिए आप सबके साथ तैयार खड़े रहते हैं हर समय। 24 घंटे आप सबके सामने तैयार खड़े हैं। तो फर्स्ट वीडियो में जितना प्यार आपने मुझे दिया उसके लिए सभी का शुक्रिया। और आज हम सेकंड वीडियो लेकर के आ रहे हैं अपनी केमिस्ट्री की, और उसमें हम जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। कुछ बच्चों ने बोला है सर PYQ लेकर आइए क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी पूरी प्लानिंग बन चुकी है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है वो हमारी PYQ से रिलेटेड ही होगी। बट उससे पहले इस क्लास में भी मैं जो कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला हूँ वो भी PYQ के साथ साथ ही हमारे चलेंगे। प्लस उस कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा कि आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और उस टाइम आप में जो दिल में आपके प्रेशर है, मन में आपके थोड़ी चिंता है, उस समय आप क्वेश्चन को कैसे उठा पाएंगे 4 ऑप्शन में से। साइंस की ट्रिक्स के साथ साथ हम अपना वीडियो शुरू करने वाले हैं। तो फर्स्ट आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है, बोर्ड पे आप सबको दिख गया होगा, दिस इज नॉन एज एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, एटम्स के मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या क्या डिस्कवरी की। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, चार्ज किसने डिस्कवर किया, प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया, मास कितना होता है प्रोटॉन्स का, ये सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, रदरफोर्ड मॉडल क्या है, बोहर मॉडल ऑफ एटम क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आज हम इस छोटी सी क्लास में करने वाले हैं। प्लस साथ साथ मैं आपको कुछ आज डाटा प्रोवाइड करवाने वाला हूं जिससे डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आएंगे। जो आपकी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है उनको आपको याद करना है कि किस सॉल्ट का कितना pH होता है, कौन सा एलॉयज में कौन कौन से मेटल्स होते हैं। एक जैसे एल्यूमिनियम है, उसके ओर का नाम क्या है, बॉक्साइट। आयरन के ओर का नाम क्या है, हेमेटाइट। लेड के ओर का नाम क्या है, जिंक के ओर का नाम क्या है। pH किस चीज़ का कितना होता है, कौन से एसिड का कितना pH है, ये सारी चीज़ें आज हम आपके बीच में रखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से जल्दी क्लास को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा आज का चलने वाला है, दिस इज़ नॉन एज एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगर मैं बात करूं कि व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसको लेकर के हम आज चलेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, एटम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब हम सब जानते हैं एटम क्या होता है, टाइनी पार्टिकल होता है। शेप कैसी होती है उसकी, सफेरिकल होती है। ऐसी चीज़ होती है जिसको हम और आगे आगे टुकड़े नहीं कर सकते, विच इज़ इनडिस्ट्रक्टेबल। उसके हम और टुकड़े नहीं बना सकते, उसको हम क्या बोल देते हैं, एटम बोल देते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक एटम है और एटम के बिल्कुल बीच में एक चीज़ होती है, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहे होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ये बात हम सबको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं। ये बातें बताई किसने, तो सबसे पहली बात आई, उसको हम बोलते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसको हम समझते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने हमें क्या बोला। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमें क्या बोलती है, फर्स्ट पॉइंट में वो ये बोलती है जो एटम होता है वो सफेरिकल होता है। एटम इज सफेरिकल। फर्स्ट पॉइंट में उसने बोला एटम हमारा सफेरिकल है। सेकंड पॉइंट में वो क्या बोलती है, एटम एक ऐसी चीज़ है जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, 121 एलिमेंट्स अब तक हैं, हर एक एलिमेंट के जितने एटम हैं वो सब के सब आइडेंटिकल होते हैं। इसका मतलब क्या है, आइडेंटिकल एटम का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे आयरन।
अब आयरन में पता नहीं कितने ही एटम होंगे, बहुत सारे एटम होंगे इसके। तो जितने भी एटम होंगे वो सब के सब आइडेंटिकल होंगे, मतलब एक जैसे होंगे। इसका मतलब आइडेंटिकल और एक जैसे का मतलब क्या है? आइडेंटिकल का मतलब है उन सब का मास, उन सब की शेप, उनका साइज सब कैसा होगा? एक जैसा होगा। वो दिखने में बिल्कुल एक जैसे होंगे, उसको हम बोलते हैं एटम्स। एलिमेंट्स के एटम्स आर आइडेंटिकल। ये भी हमें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने बताया। थर्ड पॉइंट में बोला एटम क्या है? एटम इज इनडिस्ट्रक्टेबल। इनडिस्ट्रक्टेबल इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है हम एटम को और नहीं डिवाइड कर सकते। एटम अपने आप में एक छोटी सी चीज़ है, हम उसके और टुकड़े नहीं कर सकते, इसलिए बोल रहे हैं एटम इज इनडिस्ट्रक्टेबल। ये भी इस थर्ड पॉइंट में हमने बोला। और फोर्थ पॉइंट वो क्या बोलता है? फोर्थ पॉइंट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बोलती है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर आयरन है और यहाँ पर कैल्शियम है। आयरन के जो एटम होंगे और कैल्शियम के जो एटम होंगे वो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। मतलब अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स अलग अलग होते हैं, सेम एलिमेंट्स के एटम सेम सेम होते हैं। और एटम एक ऐसी चीज़ है जो स्फेरिकल है, एटम के हम और टुकड़े नहीं कर सकते। एटम इज़ इनडिस्ट्रक्टेबल। ये 4 पॉइंट्स को हम बोलते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद ही 3 चीज़ों की डिस्कवरी हो गई थी। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी थी? वो 3 चीज़ें थी आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन्स। हमने कल देख लिया था जिसका एटॉमिक नंबर सेम है वो आइसोटोप्स है, नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है। जिसका मास नंबर सेम है, आर्गन का हमने एग्जाम्पल दिया था 40 और कैल्शियम का हमने एग्जाम्पल दिया था 40। जिसका मास नंबर सेम है वो आइसोबार होते हैं। दिस इज द आइसोबार, दिस इज द आइसोटोप्स। और तीसरे नंबर पे बात आई थी उसको हम बोलते हैं आइसोटोन्स। अबे आइसोटोन्स क्या होते हैं ये हमने देख लिया था कार्बन का एग्जाम्पल लेके। यहाँ पर 7 न्यूट्रॉन्स है, अगर मैं न्यूट्रॉन्स निकालूं तो ऊपर में से नीचे वाला माइनस करते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स बताऊं तो नीचे वाला ही नंबर होता है, प्रोटॉन्स बताऊं वो भी नीचे वाला नंबर होता है। ऐसे न्यूट्रॉन अगर मैं इसमें बताऊं 7 और यहाँ पर 14, तो यहाँ पर भी कितने न्यूट्रॉन है? 7 है, यहाँ पर भी कितने? 7 है। तो इसको हम बोलते हैं आइसोटोन्स। तो ये जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के 2 पॉइंट थे मेन, वो क्या थे कि सेम एलिमेंट के एटम जो हैं वो सेम होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ये अब थोड़े टाइम बाद गलत हो गए, तो डाल्टन ने ही अपनी थ्योरी को मॉडिफाइड किया। उसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब ये मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने पहला पॉइंट तो वही बोला एटम क्या है भाई? स्फेरिकल है। दूसरा पॉइंट उसने यही बोला एटम कौन है भाई? जिसके और टुकड़े हम नहीं कर सकते, विच इज़ इनडिस्ट्रक्टेबल। हम उसके और टुकड़े नहीं कर सकते, विच इज़ इनडिस्ट्रक्टेबल। और थर्ड पॉइंट में क्या बोला डाल्टन ने मॉडिफाइड थ्योरी में? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी अलग है, मॉडिफाइड थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। वो क्या है? वो उसने बोला कि सेम एलिमेंट के जो एटम है वो सेम होते हैं, डाल्टन ने बोला था। बट मॉडिफाइड में उसने अलग बोल दिया, उसने कह दिया एक ही एलिमेंट है, ध्यान से देखो हाइड्रोजन एक ही एलिमेंट है, बट इसमें यहाँ हाइड्रोजन का मास 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन का मास 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन का मास 3 है तो हाइड्रोजन ही, बट उसका मास तो क्या है? अलग अलग है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं। तो जब आइसोटोप्स की डिस्कवरी होगी तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थोड़ी सी क्या हो गई? चेंज होगी। और पॉइंट क्या चेंज हो गया कि सेम एलिमेंट के एटम डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये पॉइंट हमारा चेंज हो गया। ऐसे फोर्थ पॉइंट में उसने क्या बोला था? वहां पे उसने बोला था डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, बट वो सेम भी हो सकते हैं। आइसोबार का एग्जाम्पल देखो आप। अब इस आइसोबार को अगर हम समझें तो यहाँ पर क्या है? इसका भी 40 मास है, इसका भी 40 मास है तो ये डिफरेंट डिफरेंट। तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम सेम भी हो सकते हैं और सेम एलिमेंट के एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं, जिसको आइसोटॉप्स बोल रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक नई थ्योरी बन गई जिसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो बच्चों क्वेश्चन आते हैं पेपर में, कई बच्चों के पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी बच्चों के काफ़ी मैसेज आए थे जब हम पढ़ा रहे थे, ऑफलाइन बैच हमारे चल रहे थे। तो उसमें पूछते हैं बच्चों से कि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी आंसर में है और मॉडिफाइड भी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी आंसर में है, किस पे हमें क्लिक करना है, किसको हमने राइट करना है। अब मैंने दोनों में डिफरेंस आपको बता दिया है कि व्हाट इज़ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, व्हाट इज़ द मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो होप आप सबको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये सब होने के बाद, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बन जाने के बाद
एटम के बारे में हमें पता लगा। फिर नवे नवे साइंटिस्ट आए, उन भाई साहब ने अलग अलग एटम के बारे में हमें बताना शुरू करा। उसमें से एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जे थॉमसन। हम सब पढ़ते हैं बुक में अपनी, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। अब इसने क्या बोला, बहुत लंबी बात नहीं बोली, छोटी सी बात में सारी बातें ख़त्म कर दी। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो ज़रा सी बात पे अपनी सारी बात रख देते हैं, उनको लंबी लंबी कहानियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जैसे कि मैं अब आपसे पूछता हूँ, उसने क्या बोला, उसने बोला जे थॉमसन ने क्या बोला, जे थॉमसन बोलता है जो एटम होता है ना, जो एटम होता है वो वाटरमेलन की तरह होता है। जिस तरह हमारा वाटरमेलन होता है ऐसे ही हमारा क्या होता है, एटम होता है। और उस एटम की खास बात क्या होती है, जैसे वाटरमेलन में हमारे पास बीज होते हैं, वाटरमेलन में हमारे पास बीज है, ऐसे ही उस एटम में हमारे पास क्या होते हैं, जैसे वाटरमेलन में हमारे पास बीज हैं, ऐसे ही एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे तरबूज के अंदर बीज होते हैं ऐसे ही एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो तरबूज का रेड कलर का पार्ट है उसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। उसमें क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज। ये मैंने पॉजिटिव चार्ज लिख दिया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। जे थॉमसन मॉडल ने बोला था एटम इज लुक लाइक तरबूज, जैसे तरबूज में बीज है ऐसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स है। और जो रेड कलर का पार्ट है तरबूज का, वो सारा एटम में कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। और जो एटम है वो न्यूट्रल होता है। अब ये क्वेश्चन आया था 2018 के अराउंड एनडीए के आपके पेपर में कि भैया कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जिसने एटम की न्यूट्रलिटी के बारे में बात करी कि एटम हमारा न्यूट्रल है, किसने आके बताया। तो आपको ध्यान रखना है, जे थॉमसन ने शुरुआत करी थी, एटम हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही उसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, विच इज़ एक्सप्लेन्ड बाय द जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। बट इसकी बहुत सारी कमियां थी। आजकल क्वेश्चन कमियों से आ रहे हैं। इसकी क्या कमी थी भैया, हम तो जानते हैं ना 3 तरह के फंडामेंटल पार्टिकल हैं, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है। तो इसने प्रोटॉन के बारे में बता दिया, इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया, भाई न्यूट्रॉन कहाँ है, न्यूट्रॉन का तो जिक्र ही नहीं है। अभी एक नवा साइंटिस्ट आएगा, उसका नाम है चैडविक, वो हमें बताएगा कि न्यूट्रॉन क्या होते हैं। दूसरी चीज, इसने एटम के अंदर एक छोटी सी चीज होती है, पूरी दुनिया उसके बारे में जानती है, भाई हम सब भी जानते हैं, बच्चा बच्चा उसके बारे में जानते हैं कि एटम के बीच में एक छोटी सी चीज होती है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। कहाँ है न्यूक्लियस, यहाँ पर इतना बड़ा एटम बनाया, न्यूक्लियस कहाँ है, तो ये भी इसने नहीं बताया। तो भैया जे थॉमसन की क्या कमियां रही, यहाँ से भी एमसीक्यू बन सकते हैं। तो इट कैन नॉट एक्सप्लेन अबाउट द न्यूक्लियस, इट कैन नॉट एक्सप्लेन अबाउट द न्यूट्रॉन। इस चीज़ का हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ हमारा खत्म हो जाता है जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। नेक्स्ट हम आगे बढ़े अगर, फिर इसके बाद एक नवा मॉडल आया जिसको हम बोलते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ये क्या कहता है, ये रदरफोर्ड भाई साहब की कहानी मैं आपको बता दूं भैया, ये गुरु शिष्य परंपरा चल रही है। ये जो जे थॉमसन है ना, ये गुरु हैं, टीचर हैं, किसके, रदरफोर्ड के। अब रदरफोर्ड के बाद बोहर आएगा, तो रदरफोर्ड का जो स्टूडेंट है वो बोहर है। ऐसे ये सेम सीक्वेंस चलती चली जाएंगी। सबसे पहले जे थॉमसन, फिर रदरफोर्ड उसका स्टूडेंट, फिर रदरफोर्ड का स्टूडेंट कौन आ जाएगा, बोहर, और वो नवी नवी बातें बताते चलेंगे। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसको बोलते हैं अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, भाई पता होना चाहिए, क्वेश्चन आते हैं। मैं ये एक्सपेरिमेंट आपसे करवाऊँ तो अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आपको पता है 3 तरह की रेज हैं, अल्फा, बीटा, गामा, 3 ही तरह की रेज है। अब अल्फा रेज क्या होती है, बीटा रेज क्या होती है, गामा रेज क्या होती है, क्लियर होना चाहिए। 2 प्रोटॉन अगर चलें, 2 प्रोटॉन अगर चलें तो इसका मतलब अल्फा रे चल रही है। वो देखो बाहर 2 प्रोटॉन जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो बाहर जो 2 प्रोटॉन जा रहे हैं इसका मतलब है अल्फा रे जा रही है। और उन 2 प्रोटॉन को हम हीलियम भी बोल सकते हैं। एक हीलियम के एटम को, क्योंकि हमें पता है हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं, एक हीलियम के एटम को 1 अल्फा रे बोला जाता है। और अल्फा रे का मतलब है 2 प्रोटॉन, मतलब एक हीलियम, 1 हीलियम का एटम। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे अल्फा रेज इज इक्वल टू, इट इज़ द हीलियम एटम, इट इज़ द हीलियम मॉलिक्यूल। भाई मॉलिक्यूल कब से हो गया हीलियम, हीलियम तो अकेला है, तो मतलब वो एटम है, तो उसको हम बोलते हैं अल्फा रेस। बीटा रेस किसको बोलते हैं, बीटा रेस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन चले ना उसको हम बीटा रेस बोलते हैं। गामा रेस किसको बोलते हैं, एक न्यूट्रॉन,
जब एक न्यूट्रॉन चले तो हम बोलेंगे देखो गामा रेज आ रही। वो देखो चांदनी चौक पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मतलब कौन सी रेज आ रही है, बीटा रेज आ रही है। वो देखो कुतुब मीनार पे कौन मिला था, एक अल्फा का एटम, एक अल्फा की रे मिली थी। कौन थी वो, एक हीलियम का एटम था, और उस हीलियम के एटम में कितने प्रोटॉन थे, 2 प्रोटॉन थे, तो 2 प्रोटॉन मानते हैं एक अल्फा की रे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको पता होना चाहिए भाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। आपको याद होना है कि इस पर कितना चार्ज है और इसका कितना मास है। आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलम्ब। सर ये कूलम्ब क्या है, सबको पता है चार्ज की यूनिट है, माइनस में। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 10⁻⁻31 kg। आपको याद होना चाहिए। सर ये तो kg में है, अगर हम इसको ग्राम में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 9.1 10⁻⁻28 ग्राम। ये वैल्यूज पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोटॉन की। इतना ही चार्ज होता है, जितना न्यूट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उतना ही प्रोटॉन पे चार्ज है, बस यहाँ प्लस है, यहाँ पर क्या है, प्लस है। और मास कितना होता है इसका, मास होता है 1.6 10⁻⁻27 kg। याद कर लेना मास भी प्रोटॉन का, 1.6 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन की बात करें चार्ज तो होता ही नहीं, अगर मैं मास की बात करूँ प्रोटॉन जितना ही होता है, -27 kg। फटाफट से मेरे को बताना आप। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, 3 चीज़ें मैंने आपके लिख दी और ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। आप मुझे ये बताओ अगर मैं आपसे पूछूं इन तीनों में से सबसे ज़्यादा भारी कौन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में से सबसे ज़्यादा भारी एटम फंडामेंटल पार्टिकल कौन सा है, तो अगर मैं भारी की बात करूँगा सबसे ज़्यादा कौन होता है इस पर, प्रोटॉन। सबसे ज़्यादा प्रोटॉन है। आप चेक करो भैया 10⁻31, यहाँ 10⁻27। भैया माइनस में छोटे वाला बड़ा होता है, तो प्रोटॉन क्या है, भारी है। उसके बाद कौन भारी है, इलेक्ट्रॉन तो सबसे हल्का है, मास देखो आप उसका 10⁻31, वो तो सबसे हल्का है, इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का है। फिर कौन आएगा यहाँ पे, न्यूट्रॉन आएगा। न्यूट्रॉन बीच में आएगा क्योंकि न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं है, केवल मास है, बट प्रोटॉन पे चार्ज भी है, मास भी है, इसलिए वो ज़्यादा भारी होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है, थोड़ा सा हल्का होता है। और सबसे हल्का कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। अगर मैं बात करूँ अल्फा रे सबसे भारी होगी, क्यों, क्योंकि अल्फा रेस 2 प्रोटॉन से मिलकर बनी है। 2 प्रोटॉन का मतलब अल्फा रेस। बीटा रेस क्या होगी, हल्की होगी। फिर कौन सी होगी, गामा रेस। फिर कौन सी होगी, बीटा रेस। तो ये सीक्वेंस आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कौन सी रे भारी है। और आपको पता है जो चीज़ें भारी होती हैं, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, जो चीज़ें भारी होती हैं उनकी वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। अभी तो मैंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को एज अ मास कंपेयर करा है। अगर मैं इसको एज अ वेलोसिटी कंपेयर करूं कि किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, किसकी वेलोसिटी कम है, तो इससे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जिसका मास ज़्यादा है उसकी वेलोसिटी कम होगी। सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इसका मास क्या है, कम है। फिर किसकी होगी, न्यूट्रॉन की। फिर किसकी होगी, प्रोटॉन की। तो आपको पता होना चाहिए मोर द मास लेस द वेलोसिटी। उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। मोर द मास लेस द वेलोसिटी। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए चीज़ पढ़नी है तो अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन एकदम यहाँ पर क्या होनी चाहिए, सेव होनी चाहिए। तीसरी बात हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अपनी बात पर आते हैं। बात क्या है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। अब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम क्या था, अल्फा रे एक्सपेरिमेंट। अब अल्फा रे एक्सपेरिमेंट में उसने क्या करा, अल्फा रे ली, ये रही अल्फा रेस। अब नेचुरल सी बात है, अल्फा रे कहाँ से ली होगी, कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया होगा जहाँ से अल्फा रेज निकलती हो। सर ये रेडियो एक्टिविटी कौन है, मैडम क्यूरी एक नाम है साइंटिस्ट का, उन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज करी। रेडियो एक्टिविटी क्या होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा, ये 3 तरह की रेज होती हैं जो निकलती हैं, और वो बहुत डेंजरस रेज होती हैं। जैसे यूरेनियम 92, अब यूरेनियम में से बहुत सारी रेज निकलती हैं, अल्फा भी निकलती हैं, बीटा भी निकलती हैं, गामा भी निकलती हैं। और इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में। और न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, जो न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें या फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें।
अभी अब मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर मुझे बिजली बनानी है तो उसके कितने कितने तरह के प्रकार हैं, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले हम पानी से बनाएंगे, दूसरा हम कोयले से बनाएंगे, तीसरा हम सन से बना सकते हैं, चौथा हम जियोथर्मल एनर्जी जो वेव्स चलती हैं समुद्र में उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, और पांचवा सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और यही मैं अगर जीके में क्वेश्चन होता तो मैं आपसे पूछता सबसे ज़्यादा किस वे से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है इंडिया में, तो आपको पता होना चाहिए थर्मल एनर्जी। जो थर्मल एनर्जी है, कोयले को जलाते हैं, जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वहाँ से सबसे ज़्यादा एनर्जी निकलती है। सेकंड नंबर पे निकलती है हाइड्रो पावर प्लांट से, मतलब पानी वाले से, और उनके नाम्स भी आपको काफ़ी याद होंगे, जीके में आप पढ़ते हैं। और अगर आपसे पूछें सबसे अच्छी न्यूक्लियर एनर्जी कौन देता है, आपको पता होगा न्यूक्लियर पावर स्टेशंस के नाम, अपने उसमें आप हिस्ट्री पॉलिटी में पढ़ते होंगे कि नरोरा है, तारापुर है, रणथंबोर है, अलग अलग तरह के क्या है न्यूक्लियर रिएक्टर के क्या है, कलापक्कम है, कुंडनकुलम है, ये सारे क्या है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के नाम है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से निकली अल्फा रेस और यहाँ पे उसने क्या करा, एक गोल्ड की तार रख दी। कौन सी किसकी तार रख दी, गोल्ड की। और ये जो गोल्ड की तार रखी है कितनी बड़ी थी, 10⁻⁻⁻15 मीटर। पिछले साल का क्वेश्चन आप चेक करना आ रखा है, 2021 में क्वेश्चन आ रखा है कि जब रदरफोर्ड ने अल्फा रे एक्सपेरिमेंट किया था तो वायर कौन सी ली थी, गोल्ड की ली थी, और उसका डायमीटर कितना था, 10⁻⁻15 मीटर। यहाँ से अल्फा रेज आ रही हैं। अच्छा ये बर्तन में रखा हुआ है, क्यों, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है। अगर हम रेडियो एक्टिव को हाथ में लें अब तक तो चले जाते भाई, यहाँ खड़े ही ना होते आपको पढ़ाने के लिए, बहुत ज़्यादा डेंजरस रेज है। तो इसको एक बर्तन में रखते हैं और उस बर्तन का नाम क्या होता है, लेड ऑक्साइड। रेडियो एक्टिविटी को स्टोर करने के लिए हम लेड ऑक्साइड बर्तन यूज़ करते हैं। यहाँ से रेज निकली, गोल्ड पे गई और यहाँ पे लगी हुई है स्क्रीन, दिस इज द स्क्रीन। अब ये जो स्क्रीन लगी हुई है ये इसके ऊपर क्या कौन सा मटेरियल चढ़ा हुआ है, इस पे मटेरियल जो चढ़ा हुआ है वो चढ़ा हुआ है ZnS का, ZnS मतलब जिंक सल्फाइड का। तो यहाँ से अल्फा रेज आई। अब रदरफोर्ड क्या देखता है, रदरफोर्ड इस एक्सपेरिमेंट से क्या देखता है, तो यहाँ हम लिखते हैं ऑब्जर्वेशन। उसको ऑब्जर्वेशन क्या आती है, तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन उसके सामने ये आती है कि अगर 100 अल्फा रेज आ रही थी तो 100 की 100 अल्फा रेज इसमें से क्रॉस आउट होगी। 100 तो नहीं, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज, मोस्ट ऑफ अल्फा रे पास थ्रू द गोल्ड वायर। मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज क्या होगी, गोल्ड वायर में से निकल गई। दूसरी बात ये क्या देखता है, दूसरी बात ये देखता है 2 अल्फा रेज थोड़ा से डिफ्लेक्ट हो गई। ये डिफ्लेक्ट होने का मतलब है स्कैटर्ड होगी, थोड़ा से एंगल से क्या होगी, मुड़ गई। 2 अल्फा रेज स्कैटर्ड बाय सम एंगल। तीसरी बात ये क्या देखता है, 2 अल्फा रेज का क्या हुआ, जैसे ही सीधा गई और वैसे ही क्या हो गई, वापस आ गई। 2 अल्फा रेज के साथ क्या हुआ, अगर वो सीधा जा रही हैं और सीधे जा करके वो क्या हो गई, वापस आ गई, मतलब रीट्रेसेस इट्स पाथ। ठीक है, तो ये 3 ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड ने क्या करा, समझा, और इसके बेस पे उसने रिजल्ट दिए। रिजल्ट क्या दिए समझते हैं। वो कहता है फर्स्ट पॉइंट में कि भैया एटम जो होता है ना वो अंदर से खाली होता है। आजकल लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं, और स्पेशल जो बड़े बड़े लोग आपको दिखाई देते हैं उनके अगर आप मन की बात को सुनो तो अंदर से बिल्कुल खाली पड़े हैं, वो इतने स्वार्थ से भरे हुए हैं। अगर आप उनके जीवन को अच्छे से समझो, लगते तो हैं बहुत बड़े बड़े, पर उसमें कोई लॉयल्टी नहीं है, सिविक्स नहीं है उनमें, कोई ह्यूमैनिटी की बात ही नहीं है उनमें, कोई कि हमने सेवा करनी है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। सेम रदरफोर्ड यहाँ पर बोल रहे हैं कि एटम क्या होता है, अंदर से क्या होता है, खाली होता है। खाली होने का मतलब क्या है, सारे का सारा खाली है, तभी तो अल्फा रेज निकल गई। अंदर से खाली था तभी तो मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज पास हो गई उसमें से। और दूसरी बात ये यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि रदरफोर्ड बोलता है एटम के बीच में एक छोटी सी चीज़ पड़ी है। भैया वो छोटी सी चीज़ कौन है, न्यूक्लियस है, उसको हम न्यूक्लियस नाम बोलते हैं। तो उस पर चार्ज कौन सा है, उस पर पॉजिटिव का चार्ज है। कौन सा चार्ज है, उस पर पॉजिटिव का चार्ज है। इसको कैसे पता लगा पॉजिटिव का चार्ज है, इसको किसने बताया कि इस पर पॉजिटिव का चार्ज है, आप मुझे बताना। अल्फा रे पे कौन सा था, यहाँ से अल्फा रेज आ रही थी, इन पे कौन सा चार्ज था, इन पे भी पॉजिटिव का था और इस पे भी पॉजिटिव का है। तो आप मुझे बताओ, यहाँ से ये है, यहाँ से पॉजिटिव रेज आ रही हैं, अगर वो न्यूक्लियस के पास जाएंगी तो क्या न्यूक्लियस से टकरा के वापस आएंगी कि पहले ही वापस आ जाएंगी, क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव क्या होती है, रिपल्शन होती है। तो अगर अल्फा रेज चल रही हैं तो वो न्यूक्लियस से टकराएंगी नहीं, उससे थोड़ी सी पहले ही वापस आ जाएंगी,
क्योंकि आपने देखा होगा मैग्नेट का नॉर्थ पोल क्या जुड़ता है कभी? थोड़ी सी पहले ही वो क्या करता है, रिपेल करने लग जाता है। सेम यहाँ पर अगर अल्फा रेज आ रही हैं थोड़ी सी पहले डिस्टेंस से ही वो क्या आ जाएंगी, वापस आ जाएंगी। इस डिस्टेंस को बोलते क्या है, ये नहीं पढ़ा होगा आपने, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? मान लो ये न्यूक्लियस है, यहाँ से अल्फा रेज आ रही हैं आ रही हैं आ रही हैं और यहीं तक गई और यहाँ से वापस होगी। ये जो छोटा सा डिस्टेंस बचा इसको बोलते हैं हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब देखो नाम से क्लियर हो गया, हमें नाम से क्लियर हो गया। क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब क्या है? यहाँ तक वो गया और फिर वापस हो गया। क्लोज कहाँ तक गया वो? तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये सारी बातें हमें रदरफोर्ड ने बता दी। नवी बात हमारे सामने आ गई कि भैया अब एटम खाली वो नहीं है तरबूज, अब एटम खाली वो नहीं है बीज है जिसके अंदर, अब एटम के बीच में नई चीज़ है। एटम के बीच में कौन है? न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। ये देखिए आप ध्यान से, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या हो रहे हैं? रोटेट हो रहे हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रोटेट हो रहे हैं तो इससे क्या होने वाला है? देखिए ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? घूम रहे हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, बट रदरफोर्ड ने क्या बोला? ये इलेक्ट्रॉन घूमते 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 घूमते, इसने क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आती है फिजिक्स में। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये होता है कि कोई भी चीज़ जब घूमती है ना तो उसकी एनर्जी खत्म होती रहती है। आप भी सुबह से घूमना चालू करो, शाम को आके थक जाओगे। ऐसे इलेक्ट्रॉन भी भैया घूमते 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 थक जाएंगे और एट द लास्ट वो न्यूक्लियस के अंदर ही आके क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। और जब वो न्यूक्लियस के अंदर ही आके गिर जाएंगे, मतलब कि यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात नहीं है, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में यहाँ पे जिक्र नहीं है। इलेक्ट्रॉन स्टेबल भी होते हैं, ये कोई जिक्र नहीं है यहाँ पे, बस घूम रहे हैं और बीच में न्यूक्लियस पे पॉजिटिव का चार्ज है। अभी भी इसकी बहुत सारी लिमिटेशन है। यहाँ से क्वेश्चन पिछले साल आया हुआ है 2022 में, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, कौन से रदरफोर्ड के मॉडल की इन चारों में से सही नहीं है, या पोस्टुलेट्स नहीं है, या इनमें से लिमिटेशन क्या है, इसमें से कमी क्या है? तो सबसे पहले मैं कमी बता दूं आपको। कमी ये बता दूं कि इसने एक ऑर्बिट होती है, इसका कॉन्सेप्ट हमें नहीं दिया। इट कैन नॉट एक्सप्लेन अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट। अभी ऑर्बिट क्या होता है? जिस तरह से सूरज के चारों तरफ सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, अर्थ भी घूम रही है, मरकरी घूम रही है, वीनस घूम रहे हैं, मार्स घूम रहा है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, तो जब वो घूम रहे हैं तो उनकी एक क्या है? फिक्स्ड ऑर्बिट है और एक फिक्स्ड पाथ है, उसी में भगवान ने कहा है भाई यहाँ घूमते रहो। ऐसे इलेक्ट्रॉन भी उसी एक पाथ में घूम रहा है और उस पाथ को, जो कि एक क्लोज्ड पाथ है, जो कि एक सर्कुलर पाथ है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ऑर्बिट्स बोलते हैं। ये ड्रामा नहीं होता कि वो घूमते 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 न्यूक्लियस में गिर जाएगा, ऐसा जो रदरफोर्ड ने बोला गलत है। फिक्स्ड पाथ में वो क्या होता रहता है? घूमता रहता है और अपनी एक उसकी एनर्जी होती है, उसके साथ वो गोल गोल घूमता रहता है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए, कोई भी चीज़ अगर गोल गोल घूमती है तो उसके पीछे एक फोर्स लग रही होती है। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना, ऐसी कौन सी फोर्स है जो सर्कुलर चीज़ को घुमाती है? पंखा घूम रहा है तो एक फोर्स है, पतंग उड़ रही है, मैंने कहा भाई पत्थर में डोर बांधते हैं और उसको लटकाएंगे, आपने घुमाना चालू किया और पतंग को पकड़ा, भाई कौन सी फोर्स लगाई? वो दूध में से क्रीम को अलग करना है, एक फोर्स लगेगी जिसके कारण वो आप घुमाओगे उसको तो वो दूध में से क्रीम निकलेगी। अगर आपने मक्खन निकाला हो दूध में से फैट करके, हरियाणा वालों तो जानते होंगे भाई दूध में से मक्खन कैसे निकलता है, और दही में से मक्खन कैसे निकलता है? दूध से दही बनाते हैं, दही से मक्खन निकालते हैं। आप कहेंगे नहीं सर हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ तो दूध से मलाई बनती है, फिर मलाई का हम आगे करके क्या करते हैं? मक्खन बनाते हैं। दही से भी बना सकते हैं, दही वाला बढ़िया होता है। ठीक है, तो ये जो स्टेबिलिटी है, ऑर्बिट है, ये नहीं बताया। और दूसरी बात, भाई न्यूट्रॉन कहाँ है? वेयर इज न्यूट्रॉन? अब तक पता नहीं लगा। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी है वो किसने दी? आपको ये याद कर लेना है। अब ईंट पर नाच सीएम, मतलब हमारे में इतनी पावर है कि जो सीएम है ना स्टेट के, उसको हम ईंट पर नचा सकते हैं। बट ऐसे नहीं हम बोलेंगे यार सीएम है तो भाई बहुत अच्छी कोई क्वालिटीज़ हैं बंदे में तभी वो सीएम बना है। तो बट नहीं, अगर देश का युवा जाग जाए, अगर कोई गलत सीएम है, कोई ऐसा सीएम है जो देश की, अपने राज्य की तरक्की नहीं सोच रहा,
तो हम उसको उतार भी सकते हैं, वापस भी बुला सकते हैं गद्दी पे। तो ये ईंट पर नाच सीएम आप याद रखना। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन, टी का मतलब है थॉमसन। याद करना, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? थॉमसन ने। पी का मतलब है प्रोटॉन, आर का मतलब है रदरफोर्ड, न का मतलब है न्यूट्रॉन, च का मतलब है चैडविक, सी क्या होता है? चार्ज। अब ये चार्ज क्या होता है भाई? चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। किसने बताया? एम मतलब मिलिकन ने बताया। चार्ज की डिस्कवरी किसने करी? मिलिकन ने। पूरा नाम क्या था? आर ए मिलिकन। कौन सा एक्सपेरिमेंट था जिससे उसने चार्ज की डिस्कवर करी? उसको बोलते हैं ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उसने एक ऑयल की ड्रॉप ली थी, फिर उसने चार्ज और मास का रेशो निकाला था। वो कितना होता है वो हमें डिटेल में नहीं जाना, एग्जाम यहीं से निकलने वाले हैं, क्वेश्चन यहीं से निकलने वाले हैं। तो क्या था एक्सपेरिमेंट नहीं जाना, तो इसलिए सिंपल हम बात करेंगे जितना हमारे काम का है। दिस इज नॉन एज ईट पर नाच सीएम, ऐसे करके आप याद रखना। तो रदरफोर्ड की कमी क्या थी? हमें पता लग गया, न्यूट्रॉन के बारे में नहीं बताया। और दूसरी कमी थी कि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं वो गिर जाएंगे घूमते घूमते, बट ऐसा नहीं होता, वो एक क्लोज्ड पाथ में घूमते हैं, और उस क्लोज्ड पाथ को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक बंदा आता है जो इसी का ही विद्यार्थी था, यही रदरफोर्ड जी के आगे विद्यार्थी आते हैं, उसका नाम था नील्स बोहर, और इनको मिलता है नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में। पता ना आपको नोबेल प्राइज किस किस फील्ड में दिया जाता है? 6 फील्डें हैं। कौन कौन सी हैं? केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, मेडिकल है, लिटरेचर है, पीस है। तो ये आपको सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। तो ये जो नील बोहर्स है उसको नोबेल प्राइज़ मिलता है, किस लिए? क्योंकि वो बोहर मॉडल ऑफ एटम बनाता है। अब वो बोहर मॉडल ऑफ एटम कैसे बनाता है देखते हैं। वो एटम के बारे में एक नवा मॉडल बनाता है। पहली बात वो क्या बोलता है? वो बोलता है एटम के बीच में न्यूक्लियस है, रदरफोर्ड जी बता के गए हैं, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। बहुत अच्छी बात है, सही है बिल्कुल। और ये जो अच्छा, तब तक चैडविक ने न्यूट्रॉन बता दिया होता है, यहाँ प्रोटॉन भी है, यहाँ पे न्यूट्रॉन भी है, ये चैडविक बता चुका होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं ये एक फिक्स्ड पाथ में घूम रहे हैं, इसको हम ऑर्बिट्स बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्बिट। और इस इलेक्ट्रॉन को गोल गोल घुमाने में, मैंने आपको बोला है कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को गोल गोल घुमाने में एक फोर्स लग रही है, उस फोर्स को हम बोलते हैं, मैं ही बता देता हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आपको पता होना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है? mv²/r। दिस इज कॉल्ड मास वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन में आर। आर क्या होता है? ये जो डिस्टेंस है, दिस इज आर। और दूसरा पॉइंट बोहर ये बोलता है कि अगर ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना, इसके घूमने का एक और रीज़न है। एक तो ये रीज़न है वो फोर्स लग रही है जो उसको गोल गोल घुमा रही है। एक रीज़न और है कि ये इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर क्या है? मोमेंटम है। अब आप कहोगे ये क्या होता है सर? भाई मोमेंटम दो तरह का होता है, एक होता है लीनियर मोमेंटम, एक होता है एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को हम क्या बोलते हैं? लीनियर मोमेंटम को हम बोलते हैं P। एंगुलर मोमेंटम क्या बोलते हैं? L। लीनियर मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है मास, वेलोसिटी और r, साथ में r लग जाएगा, डिस्टेंस। जब हम सीधा चल रहे हैं, ट्रेन चल रही है, बिल्कुल सीधा चल रही है, तो जब वो सीधा चल रही है तो कौन सा मोमेंटम है? लीनियर मोमेंटम है। जब कोई चीज़ गोल गोल घूम रही है तब कौन सा मोमेंटम है? एंगुलर मोमेंटम है। तो ये चीज़ हमें क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन जब घूम रहे हैं न्यूक्लियस की चारों तरफ, उसमें एंगुलर मोमेंटम है। और थर्ड पॉइंट इसने क्या बोला बोहर ने? थर्ड पॉइंट बोला ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, मान लो यहाँ घूम रहा है, ये इसकी पहली ऑर्बिट है, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, GS। अगर आप चाहते हो कि ये दूसरी ऑर्बिट में चला जाए, पहली से वो कहाँ चला जाए? दूसरी में चला जाए, तो आप इसको क्या दोगे? एनर्जी दोगे। आप इसको एनर्जी दोगे तो एनर्जी देने से क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन है वो पहली से जंप मार के दूसरी में चला जाएगा। अब वो जंप मार के अगर दूसरी में जाएगा, कुछ वक्त के बाद वो वहाँ से क्या आएगा? वापस आएगा। एक्साइटेड स्टेट से वो क्या आएगा? वापस आएगा। और जब वो वापस आएगा तो वही एनर्जी जो आपने दी थी वो छोड़ते हुए आएगा। वही एनर्जी वो क्या होगा? छोड़ते हुए आएगा। जैसे कि आपके घर वाले आपको पैसे देते हैं, ले बेटा 500 रुपये का नोट ले जा, जा घूमा। तो आप 500 रुपये का नोट लेके घूमे, क्या 500 रुपये का नोट वापस लेकर आते हो घर में? कहीं लगा देते हो, कहीं लगा दिया, घूमने पे लगा दिया, खेलने पे लगा दिया, कोई गेम खेल ली, कुछ मॉल में चले गए, कुछ बर्गर शर्गर खा लिया, pizza.com पे चले गए, कुछ पिज़्ज़ा खा लिया, ख़त्म हो गए ना पैसे। सेम यहाँ है, एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में, और जब वापस आया
तो वही एनर्जी वो क्या कर देता है, छोड़ देता है। इसको हम बोल देते हैं थर्ड पॉइंट ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आता है कि बोहर मॉडल ऑफ एटम की भी कमी है। ऐसा कोई नहीं है भाई जिसकी कमी ना हो। चांद में भी दाग होता है। अब चांद कितना बढ़िया काम करता है। मून के कारण क्या होता है, जो ओशन है उसमें क्या आते हैं, ज्वार भाटा बनते हैं, उसमें वेव्स क्रिएट होती हैं। वो मून की ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण है। तो वो तो अपना मकसद पूरा कर रहा है, पर उसमें भी दाग है, उसमें भी कमी है। तो बोहर मॉडल की क्या कमी है समझते हैं। बोहर मॉडल की कमी क्या है इसको भी हम समझ लेते हैं। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल, समझते हैं। तो सबसे पहली कमी, बोहर ने बोला न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, वो तो रदरफोर्ड जी बोल गए थे। प्लस उसने एक और बात बोली कि ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो सर्कुलर पाथ में घूमेंगे। मतलब ऑर्बिटल की जो शेप होगी, ऑर्बिट की जो शेप होगी वो कैसी होगी, सर्कुलर होगी। भाई ऐसा नहीं है, एलिप्टिकल भी होती है। अब जो एलिप्टिकल होती है वो किसने बताया था, वो बताया था समरफील्ड ने। ये नाम कई बच्चों को नहीं पता होगा, आप याद कर लो। समरफील्ड बंदा था, उसने बोला था कि ऑर्बिटल की शेप एलिप्टिकल भी हो सकती है। बट बोहर ने नहीं बोला, बोहर ने बोला गोल होती है। दूसरा पॉइंट, बोहर ने जो भी बातें बोली ना कि एटम है, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, वो हाइड्रोजन के बेस पे बोली बस। उसने बोला हाइड्रोजन को देख के 121 एलिमेंट है, 120 बच गए, केवल एक हाइड्रोजन को देखा उसने। उन 120 को कौन बताएगा भाई, 120 पे चेक करके देखते, वहाँ उसने नहीं देखा, ओनली हाइड्रोजन को देख करके सारी बातें बोल दी। थर्ड पॉइंट वो क्या बोलता है, थर्ड पॉइंट उसने बोला कि जो बोहर बोलता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये घूम तो रहे हैं और इसके अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस में इसके अंदर न्यूट्रॉन है, पर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बाहर भी निकल आते हैं। बाहर निकल आते हैं मतलब अल्फा रे बनती है, ये बाहर भी निकल आ सकते हैं। और जब ये बाहर निकल आ सकते हैं मतलब अल्फा रे की फॉर्म में, इसको रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। इसके बारे में भी बोहर ने नहीं बताया। किसने बताया था फिर, रेडियो एक्टिविटी के बारे में किसने बताया था? आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर देंगे। मैं वैसे नाम ले चुका हूँ अपने लेक्चर में पहले कि कौन ऐसा था जिसने रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर करी। प्लस आप मुझे साथ साथ ये बताएंगे कि रेडियो एक्टिविटी की यूनिट्स क्या होती हैं। अगर अल्फा रेज निकल रही हैं तो उसकी यूनिट क्या होती है रेडियो एक्टिविटी की। ये जो आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। तो दीज आर द, बहुत सारी लिमिटेशन है बट अभी अपने काम की 3 है। तो ये 3 बोहर की लिमिटेशन हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो यहाँ हमारा ख़त्म होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। प्लस साथ साथ हमने 4 मॉडल पढ़े हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, फर्स्ट था हमारे पास जे थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम, फिर हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, फिर हमारे पास बोहर मॉडल ऑफ एटम। और रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम ने इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते न्यूक्लियस में गिर जाएंगे यही बताया। उसने ऑर्बिट के बारे में नहीं बताया, एक वो फिक्स्ड पाथ में घूमेंगे ये नहीं बताया। ये क्वेश्चन आपको 2022 में एनडीए में आ रखा है कि रदरफोर्ड, आपने बताना था क्या नहीं बताया था। तो ये चीज़ उसने रदरफोर्ड ने क्या हमें नहीं बताई थी। आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ी सी बात आगे आपसे शेयर करनी है, आगे हमने शेयर करनी है। देखिए मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट करा दूंगा, बहुत बड़ा सिलेबस है नहीं आपका, सेम फिजिक्स में भी और बायो में भी इतना बड़ा सिलेबस नहीं है। और जल्द ही, अच्छा एक अनाउंसमेंट लेक्चर के बीच में मैं करने वाला हूँ, जल्द ही आपके बीच में एक और साइंस की फैकल्टी हम लेकर आने वाले हैं, एक और टीचर आप सबके बीच में इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं जल्दी ही, 1-2 दिन के अंदर अंदर ही, जो आपके साइंस के पोर्शन को मेरे साथ मिल करके और एनहांस करने की कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं इस चैनल पर, उनके जो मार्क्स हैं साइंस में स्पेशली कम नहीं होने चाहिए। आप साइंस को भी साथ लेंगे, जिन बच्चों को साइंस मुश्किल लगती है उनके लिए हम बैठे हैं यहाँ पर। आप हमें बताओ सर ये हमें पार्ट मुश्किल लगता है, उसको हम ईजी करके आपको सॉल्व करके बताने वाले हैं। तो जल्दी से एक और फैकल्टी आपके बीच में आने वाली है। हम सब आपके बारे में ही सोचते हैं, आपकी तरफ ही हमारा ध्यान है कि आपको और अच्छे से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाए। नेक्स्ट बात हम पढ़ने वाले हैं आगे। कुछ बातें हैं जो कि हमने अभी डिस्कस करनी है, वो हम कल कर चुके हैं। ये वाला जो सेक्शन था अभी मेरा, इसमें मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया। अब मैं कुछ बातें हैं जो कि आपको याद करनी है, कुछ बातें हैं जो कि आपको याद करनी है, वो आपके बीच में ला करके रख रहा हूँ। तो एक बार हम देख लेते हैं जो जो चीज़ें हैं आप सब पढ़ने वाले हैं। तो कुछ स्लाइड्स हैं मेरे पास, उसका हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं उस पर कि क्या बात हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब आप देख लीजिए कुछ है हमारे पास, जो हमारे पास कुछ नाम है। मैंने आपको बोला था 121 हमारे पास क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं।
वर्सेस 121 एलिमेंट्स के साथ साथ हमने क्या करना है, कुछ उन सब की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ना है। तो आप सब ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो यहाँ से आप उसको अच्छे से क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझ लेंगे। तो फर्स्ट थिंग अगर हम देखें यहाँ पे, तुम्हारे पास क्या है, टंगस्टन। अब टंगस्टन कहाँ पर यूज़ होता है तो ये आपको पता होना चाहिए। बल्ब में यूज़ होता है, एक्सरे ट्यूब में टंगस्टन का यूज़ होता है, बल्ब में लगी होती है टंगस्टन। पता होना चाहिए क्यों लगा होता है, क्योंकि टंगस्टन का जो हीटिंग इफेक्ट है, हीट करने का इफेक्ट है, वो ज़्यादा होता है, उसके करके वो ज़्यादा हीट प्रोवाइड करता है, इसलिए हम बल्ब में वो टंगस्टन लगाते हैं। प्लस इसका मेल्टिंग पॉइंट तो ज़्यादा होता ही है, इसलिए वो अधिक देर तक जलता रहता है। आयरन क्या है, आयरन कहाँ से मिलता है, अगर मुझे आयरन मिलना है तो नेचुरल सी बात है, आपको पता होना चाहिए, कोई भी मेटल अगर मुझे लेनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके ओर चाहिए, उसके मुझे मिनरल्स चाहिए होंगे। तो आपको भी नेक्स्ट स्लाइड आने वाली है, हर एक मेटल का एक एक और पता होना चाहिए। आयरन का हेमेटाइट, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं वो। अब देखो आयरन भी अलग अलग तरह का होता है, एक होता है रोट आयरन, ठीक है, एक होता है मेलिएबल आयरन। तो ये हमें पता होना चाहिए, जो रोट आयरन है उसमें उस कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो हमारा रोट आयरन है उसमें कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है, कार्बन होता है हमारे पास 0.5% ऑफ कार्बन, मतलब आयरन के साथ कार्बन भी मिक्स है, जो कि कितना है 0.5%। तो आपको पता होना चाहिए। माइल्ड स्टील क्या चीज़ है, माइल्ड स्टील में भी कार्बन होता है, और कितना कार्बन होता है 0.5%। यहाँ पर भी कितना कार्बन है, माइल्ड स्टील में भी कितना कार्बन है 0.5%, उसमें क्या होता है, कार्बन होता है। अच्छा ये क्वेश्चन आपको आ रखा है, ये क्वेश्चन आपको आ रखा है, ऐसा कौन सा एलॉयज है जिसमें नॉन मेटल मिक्स है। अगर आप पीवाई को देखें तो वहाँ पता है, जो स्टील है हमारे पास उसमें हम कार्बन लेते हैं, और कार्बन एक तरह का क्या होता है, नॉन मेटल होता है। तो ये भी चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। ऐसी स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील में क्या क्या चीज़ें हैं, तो स्टेनलेस स्टील में 4-5 चीज़ें मिक्स होती हैं, उसमें से कौन सी चीज़ होती है, याद कर लो भाई। अब ये स्टेनलेस स्टील तो आप याद कर लो, आयरन होता है, क्रोमियम होता है, निक्कल होता है, ठीक है। तो आयरन, क्रोमियम, निक्कल, और साथ साथ स्टेनलेस स्टील के साथ साथ हम इसमें थोड़ा सा कार्बन भी क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इसमें थोड़ा सा हम क्या करते हैं, कार्बन भी ऐड करते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखे हैं, ये तीनों एक ही ग्रुप में है। कॉपर के नीचे सिल्वर है, सिल्वर के नीचे गोल्ड है, और ये तीनों के तीनों मेटल्स को हम क्या बोलते हैं, कोइनेज मेटल। कोइनेज मेटल का मतलब क्या है, जिससे कोइन बनते हों। सबसे पहले यूएस के जो कोइन है वो इन तीनों से मिलकर के ही बनते थे, इसलिए इसको बोलते हैं कोइनेज मेटल। मरकरी क्या है, मरकरी का क्या यूज़ है। अच्छा मरकरी आपने सुना है ना, मरकरी की दवाइयाँ भी बनती है, और एक कौन सी मेडिसिन है जो हमारा मरकरी बनाता है, तो आपको पता होना चाहिए उस मेडिसिन का नाम क्या है। उस मेडिसिन का नाम है मकर ध्वज, ये ध्यान रखना आप। मकर ध्वज इज़ द मेडिसिन विच इज़ फॉर्म्ड विद द मरकरी, ये हमें पता होना चाहिए। जिंक क्या होता है, आपने नाम सुना होगा, गैल्वेनाइजेशन, याद है आपको, गैल्वेनाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय गैल्वेनाइजेशन, सबको पता है। जो लोहा होता है, आयरन होता है, अगर मैं उसको मॉइस्चर में रख दूं तो उस पर क्या लगना शुरू होती है, रस्ट लगना शुरू होती है। और उस रस्ट को अगर आपने उसको बचाना है तो बहुत सारे तरीके हैं। आप पेंट कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, उस पर जिंक की कोटिंग चढ़ा देते हैं। अब जिंक अगर हम देखें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और जिंक इतना रिएक्टिव होता है कि वो आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जब भी आप उस पर कोटिंग चढ़ा देंगे जिंक की, तो क्या होगा, वो रस्टिंग होने से बच जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपको 21 में आ रखा है कि गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या है। गैल्वेनाइजेशन का मतलब है आयरन को जंग लगने से रोकना। कौन सा मेटल यूज़ करते हैं, जिंक मेटल हम यूज़ करते हैं, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। मरकरी हम आयुर्वेदिक मेडिसिन, मकर ध्वज मैंने आपको नाम बोल दिया है, वहाँ यूज़ करते हैं। मेटलर्जी का मतलब क्या होता है, वर्ड देखो आप, वर्ड क्या लिखा है यहाँ पर, वर्ड लिखा है मेटलर्जी। अब मेटलर्जी हमें पता होना चाहिए, मैंने आपको बोला पूरी कहानी मैंने आपको बताई है। क्या कहानी है दोबारा से बताता हूँ। भैया आपको मेटल लेना है तो बना बनाया थोड़ी मिलेगा, आपको उस मेटल के मिनरल्स मिलेंगे। लिखता हूँ यहाँ पे मैं, क्या मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे। अब एक मिनरल थोड़ी मिलेगा। आयरन उड़ीसा में लेने जाओ, कई बच्चे साउथ इंडिया के होंगे तो उनको पता होगा, आयरन सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पे माइनिंग होती है, वहाँ से हमें आयरन मिलता है। आयरन के बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, उसमें से एक है हेमेटाइट Fe2O3, एक है मैग्नेटाइट Fe3O4, बहुत सारे हैं, बट उनमें से सबसे अच्छा कौन सा है,
उन सारे मिनरल्स में से सबसे अच्छा कौन सा है? अब आप कहेंगे सबसे अच्छा क्या, यहाँ कुछ वो ब्यूटी का कंपटीशन थोड़ी हो रहा है जो सबसे अच्छा चुनेंगे हम। सबसे अच्छे का मतलब है जिससे आयरन हमें एकदम बढ़िया मिले, एकदम प्योर मिले, एकदम बिना इम्प्योरिटी वाला मिले। तो ऐसे मिनरल में से एक ऐसा होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? ओर बोलते हैं। फिर उस ओर में से हम मेटल को क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं। उस ओर में से हम मेटल को निकालते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को केमिस्ट्री में मेटलर्जी बोला जाता है। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय मेटलर्जी। ओके, अभी कैसे करते हैं? सबसे पहले उसको साफ़ करते होंगे। साफ़ करने की प्रक्रिया को कंसंट्रेशन बोलते हैं। फिर हम उसको ऑक्साइड्स में बदलते हैं, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। 10th 9th साइंस में आपने पढ़ा है ये सब। फिर जो रोस्टिंग होके ऑक्साइड्स बनते हैं, उसकी रिडक्शन करा के हम मेटल बना लेते हैं। तो ये सीक्वेंस होती है। तो मेटलर्जी क्या है ये हमें पता होना चाहिए। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिलोसफर वूल। ये आ रखा है आपको पेपर में कि ये फिलोसफर वूल क्या होता है। ये भी एक तरह की जिंक ही है। जिंक से ही क्या बनता है? फिलोसफर वूल बनता है। इसको हम जिंक सल्फेट बोलते हैं। जिंक सल्फेट 0.7H2, जिंक सल्फेट 0.7H2O, और इसको वाइट विट्रोयल भी बोला जाता है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। ब्लू विट्रोयल कॉपर सल्फेट, ग्रीन विट्रोयल फेरस सल्फेट, वाइट विट्रोयल नीला थोथा, हरा थोथा, सफ़ेद थोथा हिंदी में बोलते हैं। तो वाइट विट्रोयल किसको बोला जाता है? जिंक सल्फेट 0.7H2O को। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, मिनरल्स क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। ओर्स क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब ये गैंग का क्या मतलब है? ये भी वर्ड पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय गैंग। तो गैंग का मतलब होता है जो अनवांटेड पार्टिकल है। कहीं होते हैं ना बच्चे जो गैंग वूंग बना के घूमते हैं अपना, वो गैंग क्या है भाई? वो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, हटाओ उनको। वो किसी और मकसद के काम के यूज़ है, गलत वो भी नहीं है। हर एक चीज़ का अपना अपना यूज़ है, ठीक है। तो गैंग का मतलब जो हम मेटल निकालना चाह रहे हैं उसमें जो मिट्टी के कण हैं, फालतू कण हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं, उनको हम क्या बोला जाता है? गैंग बोला जाता है। तो ये चीज़ आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए, ठीक है जी। और कुछ बातें हैं आपको अभी याद कर लेना है। सोडियम, ये देखिए ये पूरी पीडीएफ है, ये सब आपको याद करने की चीज़ें हैं। सोडियम को क्या बोलते हैं? रॉक सॉल्ट बोलते हैं। कल मैंने बताया था कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। और सोडियम कहाँ कहाँ यूज़ होता है? NaCl बनाने में यूज़ होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है बोराक्स बनाने में यूज़ होता है। और बोराक्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, Na2B4O7.10H2O। दिस इज़ नॉन एज बोराक्स। एक टेस्ट भी होता है, हम पढ़ते हैं बोराक्स बीड टेस्ट, वहाँ पे हम बोराक्स का यूज़ करते हैं। ये हमें क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज़ और क्या है हमारे पास? दूसरी और है पोटेशियम, ठीक है। KCl को क्या बोला जाता है? स्लाइवाइन। ये वर्ड हमें पता होना चाहिए। अब देखो मैग्नीशियम के और कौन से हैं, एक एक और याद कर लो। जैसे एस्बेस्टोस है, एस्बेस्टोस। अब ये जो एस्बेस्टोस है ये किसका और है? मैग्नीशियम का और है। दिस इज द ओर ऑफ द मैग्नीशियम। कैल्शियम का और कौन है? लाइमस्टोन। अब लाइमस्टोन का फॉर्मूला कल भी बताया था, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ऐसे एल्यूमिनियम बॉक्साइट है। बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको। बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3.H2O। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बॉक्साइट 2H2O, ठीक है। ऐसे एक होता है क्रायोलाइट, ठीक है। तो ये भी क्या होता है? एल्यूमिनियम का और है, मैग्नीशियम का और है। आयरन का कौन है मैंने आपको बताया, याद कर लो, Fe2O3। Fe2O3 इसको बोलते हैं हेमेटाइट। दिस इज नॉन एज हेमेटाइट। ऐसे एक दूसरा और है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आने वाला है, ठीक। ये 7-8 पेज है। अगर आप इन 7-8 पेजों को ही याद कर लो तो यहीं से क्वेश्चन आपको उठ करके आएगा। तो अभी आपको शायद ना दिख रहे हो, थोड़े स्मॉल लेटर्स में लिखा है। PDF आपको शेयर करेंगे, टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करेंगे, तो वहाँ से आप पढ़ अच्छे से देख सकते हैं। कॉपर क्या है? कॉपर ग्लांस, Cu2S। सिल्वर का सिल्वर ग्लांस। अच्छा, ये जो ग्लांस वर्ड जहाँ भी लग रहा है, जहाँ आप देख रहे हैं ग्लांस वर्ड जुड़ रहा है, कॉपर ग्लास, सिल्वर ग्लास, इसका मतलब उसके साथ में क्या लगेगा? सल्फर लगेगा। अब सिल्वर ग्लास का मतलब क्या है? Ag2S। ये ग्लास वर्ड जहाँ लग रहा है वो सब उसका और ही होता है, ऐसे करके हमें याद करना है। जिंक को बोलते हैं जिंक ब्लेंड। अगर हम जिंक को देखें तो जिंक ब्लेंड, और जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला क्या होता है? ZnS। जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला क्या होता है? ZnS। तो ये चीज़ें हमें पता। अच्छा, एक और सबसे फेमस क्वेश्चन है गैलिना। गैलिना किसका और है? लेड का और है। अब उसका फॉर्मूला क्या होता है? PbS। PbS को हम बोलते हैं लेड सल्फाइड, और इसको ये किसका और होता है? गैलिना। गैलिना किसका और होता है? लेड का और होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो
तो ये कुछ स्लाइड्स हैं, आपको पता होनी चाहिए। फिर एलॉयज़ आते हैं हमारे पास। अब उन एलॉयज़ में सबसे अच्छा पहला लिखा है एल नीको, एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट। जर्मन सिल्वर, अब देखो ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार ही आ रखा है कि व्हाट डू यू मीन बाय जर्मन सिल्वर। अब नाम सिल्वर है बट सिल्वर ही नहीं है इसमें। अब कई बच्चे जो थोड़े से तुक्के मारने वाले हैं वो तो सिल्वर पे टिक करेंगे, बट इसमें सिल्वर ही नहीं है। कौन कौन है यहाँ पर? कॉपर है, जिंक है और निकल है। कॉपर है, जिंक है, निकल है, ठीक है। ऐसी गन मेटल जो गन की मेटल होती है उसमें कॉपर होता है, टिन होता है और जिंक होता है। एसएन को हम टिन बोलते हैं। कॉपर है, टिन है, जिंक है। अच्छा ये तो फेमस क्वेश्चन है ना, ब्रोंज पता है आपको? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ ब्रोंज में क्या होता है और ब्रास में क्या होता है। अच्छा यहाँ ध्यान रखना, जेड है नाम में। अब याद करने के तरीके बता रहा हूँ। ब्रोंज के नाम में जेड लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि जिंक है वहाँ पे। अब ब्रोंज के नाम में जेड आ रहा है तो वहाँ जिंक नहीं होता। ब्रास में नहीं है जेड तो यहाँ पे जिंक होता है। और क्या क्या होता है कमेंट सेक्शन में लिख के आप मुझे बताओगे। अभी मैंने आपको बोला कोइन मेटल, तो ये जो और हैं ये और आपको पता होना चाहिए। कोइन मेटल कौन कौन से हैं? कॉपर है, सिल्वर है और गोल्ड है। ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। ऐसे एक और स्लाइड है हमारे पास, वो है कैटलिस्ट से संबंधित। अब आप कहेंगे सर कैटलिस्ट क्या होता है? अच्छे अच्छे बच्चे जो पढ़ने में भी हैं, वो नॉन मेडिकल के जो बच्चे हैं वो भी ये बोलते हैं कैटलिस्ट मतलब जो स्पीड की रिएक्शन को बढ़ा दे। गलत बात है, ये कभी भी हमें आंसर टिक नहीं करना। कैटलिस्ट मतलब होता है जो रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर दे, बढ़ा नहीं दे। कुछ कैटलिस्ट होते हैं जो कम भी कर सकते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बढ़ा भी सकते हैं। तो जो चेंज कर दे, कैटलिस्ट की स्पीड को क्या कर दे, रिएक्शन की स्पीड को क्या कर दे, चेंज कर दे, उसको हम कैटलिस्ट बोलते हैं। ये मत लिखना कि बढ़ा दे या कम कर दे। बढ़ाने वाले होते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, कम करने वाले होते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। अब आपको पता होना चाहिए हेबर्स प्रोसेस में कौन लेते हैं? आयरन लेते हैं। कल मैंने हेबर्स प्रोसेस लिख के बताया था आपको, H2 + N2 और 2NH3। यहाँ पे मैं 3 लगा देता हूँ, ठीक है। तो एक इसमें लेते हैं, आयरन लेते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस फेमस प्रोसेस है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस मतलब H2SO4 बनाना है। आपको पता है हु इज़ द किंग ऑफ केमिकल? क्वेश्चन आ रखा है कि इस पूरी दुनिया के केमिकलों का राजा कौन है? जंगल का राजा शेर, केमिकलों का राजा कौन है? हु इज़ द किंग ऑफ द केमिकल? तो हमें पता होना चाहिए H2SO4। अगर किंग है तो क्वीन भी होगी फिर। हु इज़ द क्वीन ऑफ द केमिकल? HNO3। HNO3 क्या है हमारा? क्वीन ऑफ द केमिकल। और कल मैंने एक वर्ड बताया था आपको, रॉयल वाटर, वो कौन था? एक्वारीजिया। उसमें क्या क्या थे? HNO3 था और HCl था। कितना रेशो था? 1:3 था, आपको पता होना चाहिए। ओस्टवाल्ड प्रोसेस फेमस है, क्वीन को बनाता है, क्वीन ऑफ केमिकल को ओस्टवाल्ड प्रोसेस बनाता है। HNO3 क्वेश्चन आ रखा है कि ओस्टवाल्ड प्रोसेस से हम क्या बनाते हैं? HNO3 बनाते हैं, ठीक है। कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं? प्लेटिनम यूज़ करते हैं। ये डेकोन प्रोसेस, ये जो डेकोन प्रोसेस है उसमें क्लोरीन हम बनाते हैं। हम बेसिकली क्या करते हैं? HCl लेते हैं और उसमें हम लाइट पास कराते हैं, CO2 पास कराते हैं, तो फिर हमारा क्लोरीन बनता है। और वो जो क्लोरीन बनता है उसको हम डेकोन प्रोसेस बोलते हैं। और क्लोरीन में कैटलिस्ट कौन लेते हैं? हम CuCl2 लेते हैं, ध्यान रखना। क्यूप्रिक क्लोराइड लेते हैं। ऐसी पेट्रोल जब हम सिंथेसिस करते हैं तो उसमें निकल लेना है, आयरन लेना है, कोबाल्ट लेना है। तो ये चीज़ें आपको 100% एक क्वेश्चन कैटलिस्ट में, एक क्वेश्चन एलॉयज़ में और एक क्वेश्चन पीएच की वैल्यूज़ का, एक क्वेश्चन डिसीज़ का कि विटामिन की डिसीज़, प्रोटीन की डिसीज़, आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। तो ये हम शेयर कर देंगे आपके साथ जो जो मेन चीज़ें हैं। तो यहाँ तक की जो सारी बातें हैं, होप आप सब ने सारी चीज़ें समझ ली होंगी। ये सारी चीज़ें आप समझ में आ गई होंगी आपको। अच्छा कुछ वर्ड्स हैं हमें पता होने चाहिए, उसमें से एक है, मैं यहाँ लिखता हूँ, चलिए मुझे साथ साथ बोलते रहो। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं लाइमस्टोन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं? स्लेट लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। MgOH ट्वाइस, अभी MgOH ट्वाइस को बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पता होना चाहिए। ये है इनो भाई, ये कौन है? इनो है। और ये इनो क्या चीज़ है? आपकी पेट में एसिडिटी ज़्यादा होगी। कल मैंने बताया था पेट में कितना pH होता है? 1.2। अगर ये उससे भी कम हो गया मतलब एसिडिटी ज़्यादा होगी तो हमें ना गंदी गंदी डकारें आनी शुरू होती हैं। हमारा एसिड एसोफोगस पाइप है उससे बाहर आना चालू होता है। तो मतलब हम कहते हैं यार एसिडिटी हो रही है, तो उसको दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? बेस पीना पड़ेगा, क्योंकि एसिड जब बेस से रिएक्ट करेगा न्यूट्रल कर देगा, एसिडिटी ठीक हो जाएगी। इसलिए इनो की ऐड चलती है, 2 मिनट में राहत पाएँ, 1 मिनट में राहत पाएँ।
क्या क्या पी करके? इनो पी करके, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पी के, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका नाम आप जानते होंगे CaSO4.2H2O। ये कौन है? ये आपको पता होगा, दिस इज नॉन एज जिप्सम। ये क्या है हमारे पास? जिप्सम है। और इस जिप्सम से हम दो चीज़ें बनाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं, डेड बर्न्ड प्लास्टर बनाते हैं। कितने टेम्परेचर पे हीट करते हैं? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। जिप्सम को कितने टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा? अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट कर दिया तो वो ख़राब हो जाएगा फिर, जिसको हम डेड बर्न्ड प्लास्टर बोलते हैं। मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे इसको कितने पे हीट करना है। फिर हमें पता होना चाहिए कॉपर सल्फेट नीला थोथा होता है, आयरन सल्फेट क्या होता है? ग्रीन थोथा होता है, जिंक सल्फेट क्या होता है? वाइट थोथा होता है, साथ में इनके वाटर भी होते हैं। प्लस साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए कि और जितने भी कंपाउंड बनाते हैं, वाशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? वाशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? Na2CO3.10H2O। दिस इज द वाशिंग सोडा। हमें पता होना चाहिए बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। हमें पता होना चाहिए ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? देखिए, हमें ये सब करवाने के लिए आप मेरे लेक्चर देख लिए होंगे, आपने पहले भी देखा है और अब भी देख लिया है। हम पीपीटी बना के नहीं लेकर आते। एक तो ये यार पीपीटी बना के ला रहे हैं और यहाँ से पढ़ पढ़ के आपको सुना दे रहे हैं, रिएक्शंस पढ़ पढ़ के आपको सुना दे रहे हैं। हमारा ऐसा नहीं होता। आप मेरे पूरा लेक्चर देखना, कल वाला भी और आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे। हमें वो पीपीटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ा पढ़ा के इतना एक्सपीरियंस हो गया है, सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे सेव हो चुकी हैं। बस जस्ट आपको क्या करना है? आपको उन चीज़ों को हमारे साथ रिवाइज करना है। आपको भी वैसे ही सीखना है, आपको बार बार रिवीजन करनी है, ताकि आपको ये सारी बातें भी क्या हो जाए, फोल्डर बन जाए आपके दिमाग में। अच्छा, पूरा फोल्डर और क्वेश्चन आए, वहाँ आप क्लिक करो अपने फोल्डर को, आंसर आपके सामने दिखे। ठीक है जी। तो ये सारे फॉर्मूलेस, ये सारे एलॉयज़, ये सारे pH वैल्यूज़, ये सारे कैटलिस्ट, इतनी बातों को अगर हम याद कर लें, 60% सिलेबस मैंने आपका 2 दिन में ही कवर कर दिया है। 1-2 लेक्चर और लेकर आऊँगा, पूरी केमिस्ट्री आपकी ख़त्म हो जाएगी। आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। जल्दी हमारे बीच में, हमारी टीम में एक साइंस की और फैकल्टी ऐड होने वाली है। वो आपके बीच में और आपकी स्किल्स को इम्प्रूव कराने में हेल्प करेगी। और हमारा भी यही मकसद है, जेडी सर की टीम का, और हम सब मिल करके यही दिन रात सोचते हैं कि बच्चों को कितने अच्छे से अच्छे टीचर प्रोवाइड करवाए जाए, एक्सपीरियंस टीचर प्रोवाइड करवाए जाए, जो आपकी तैयारी को इन 10 दिनों में इतने उड़ान दे दें, आपकी तैयारी को 10 दिनों में इतना उड़ान दे दे, आप एग्ज़ाम के बाद खुशी खुशी हमारे पास लेकर आओ, अपने आंसर्स लेकर आओ, और आपका जो रैंक है इतना बन जाए कि आप एसएसबी में सिलेक्ट हो जाए। फिर देन आगे आपका प्रोसीजर कैरी ऑन शुरू हो जाए। इतनी हम भगवान से भी यही प्रार्थना करेंगे कि बच्चे हमारे मेहनत कर रहे हैं, साथ साथ टीचर भी मेहनत कर रहे हैं। तो मैंने आपको बोला है, जो अच्छा टीचर होता है, अगर आप 5 घंटे पढ़ते हैं ना, तो अच्छा टीचर आपके लिए 10 घंटे पढ़ता है। अगर आप हमारी टीम के टीचर्स को देखेंगे ना, सारे दिन वो यही लगे रहते हैं, क्या चीज़ बच्चों को दी जाए, क्या नई चीज़ लेकर आई जाए, ताकि बच्चे उस चीज़ को समझें। तो आज का लेक्चर आप सबने दिया है। पहले लेक्चर में आप सबने मुझे बहुत प्यार दिया था, बहुत स्नेह दिया था। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स जो पढ़ने को मिले थे, टेलीग्राम चैनल पर इंडिविजुअल मैसेज आपने भेजे थे। होप आपको ये भी लेक्चर पसंद आएगा। आज इतनी सारी इन्फॉर्मेशन रखते हुए आज का लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त करूँगा। आगे मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जवानों।